डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो सीरीज एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, हम उसको कंप्लीट भी करेंगे। और उसी को आज हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ाते हुए लास्ट चैप्टर है जो प्रीवियस सिलेबस के बेस पे और न्यू सिलेबस के बेस पे, तो हम ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक चैप्टर है जो डिलीटेड है हालांकि, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो इकोलॉजी के चैप्टर हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये एनवायरमेंटल इश्यूज से जो रिलेटेड चैप्टर है, इसका जस्ट आपको एक आइडिया जरूर रहना चाहिए कि इसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं दूसरे चैप्टर के साथ मिलके आपको थोड़ा कंफ्यूज है वो कर सकते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे। और इसका आज हमारा जो फर्स्ट क्लास है, जिसमें थोड़ा सा तो हम इस चैप्टर का ओवरव्यू है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 1 to 15 एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर रिलेटेड है तो उसको आपने एज इट इज छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। इश्यू एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब खामियां या फिर क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर बाकी एनिमल्स के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है, जैसे कि थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा आपको, और इससे पहले भी आपने थोड़ा समझा होगा कि एनवायरमेंटल इश्यूज में हम सिंपली पोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस हैं। और मेन पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन। और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कंबस्शन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से जो हार्मफुल गैसेज हैं, या फिर जो हमारे ऑटोमोबाइल्स की वजह से बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर एयर में जाते हैं, तो वो उसकी वजह से जो एयर है वो क्या है, टॉक्सिक हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे सांस लेने योग्य नहीं रहती। तो एयर पोल्यूशन में याद रखना, नॉइज पोल्यूशन जो होता है, नॉइज पोल्यूशन, उसको भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन नॉइज पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, ज्यादातर जो हमारे घरों का जो सीवरेज है, गंदा पानी है, या फैक्ट्री का जो पानी है वो एज इट इज छोड़ दिया जाता है किसी रिवर वगैरह में। उसकी वजह से वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर उस रिवर को आगे जो ह्यूमंस यूज करते हैं वाटर उस रिवर का, तो उनको भी प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हो जाती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए भी और अदर एनिमल्स के लिए भी दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। तो वाटर पोल्यूशन में भी जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने पढ़ा था, उसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। एसटीपी हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा वाटर में पोल्यूशन से रिलेटेड यही है, जितने पोल्यूशन है ना, इनसे रिलेटेड बेसिक से कॉन्सेप्ट ये है कि पोल्यूशन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, और इसके अलावा हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेजरमेंट है वो यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा सोयल पोल्यूशन, और सोयल पोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, ज्यादातर सोयल इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबाए जाते हैं, उनकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो प्रॉब्लम वो में आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उनमें से जो डिजोल्व के वाटर रिसोर्सेज या फिर आसपास की जो मिट्टी में चले जाएं, तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, उनमें भी ये काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है सोयल पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा कुछ बातें इसमें हॉस्पिटल जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल से रिलेटेड दे रखा है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे रिलेटेड एक आइडिया आपको मिलता है। और यदि बात करें इस चैप्टर में, हमको क्या देखने को मिलेगा, यूट्रोफिकेशन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है ये। होता क्या है सिंपली, यदि वाटर के अंदर कुछ जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो एक्वेटिक प्लांट है वो बढ़ते हैं। और इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है ना वो उनकी एजिंग हो जाती है। एजिंग का मतलब वाटर बॉडीज खत्म हो जाती है, और वहाँ पे सक्सेशन हमने पढ़ा था, जैसे प्राइमरी सक्सेशन हाइड्रार्क के अंदर वाटर बॉडीज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज को भी यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। वाटर पोल्यूशन में ही हम बायोमैग्निफिकेशन भी पढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जब टॉक्सिक सब्सटेंस का फूड चेन में आगे की तरफ जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में वो बढ़ता है, उसकी वजह से उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है। इसी जैसा मिलता जुलता एक वर्ड वर्ड आता है बायो एक्यूमुलेशन।
बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये एक पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे ही होता है। बायो मैग्निफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन, खासकर या फिर एक ही फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में जो फिनोमिना देखने को मिलती है वो आपकी बायो मैग्निफिकेशन है। एक ही ट्रॉपिक लेवल पे जो आपको प्रॉब्लम या फिर कोई भी एक्यूमुलेशन है सब्सटेंस का, टॉक्सिक सब्सटेंस का जो इंक्रीज अमाउंट है वो देखने को मिलती है, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ओजोन डिप्लेशन क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या चीज है, मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को मिल रही हैं उस चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं अवेयरनेस से रिलेटेड आपके लिए। और इसके अलावा ताकि हम कुछ ऐसे अपने इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे कुछ ऐसे कदम है वो उठा सकें ताकि इन प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सके, और या फिर हम बोल सकते हैं वेस्टेज है जो उसको कम से कम किया जा सके। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज हैं एयर पोल्यूशन में, टाइम टू टाइम अलग अलग नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ समिट वगैरह होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम लॉन्च करते हैं, कंडीशंस लॉन्च करते हैं। उनको क्या क्या वो कंडीशन होती है, नॉर्म्स है जैसे यूरो फर्स्ट यूरो सेकंड नॉर्म्स वो कब आई हैं, कब कोई एक्ट आया है, तो एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें मिलेंगे। ज़्यादातर तो कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ें हैं, आइडिया आपको लग ही जाता है। ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस जैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से भी आपको क्या है इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े वो क्लियर होंगे। तो जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, पोल्यूशन काजेज अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल मीन्स जो डिजायर नहीं है, जो इसकी जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एयर वाटर लैंड और सोयल, पोल्यूशन किस की नेचर में चेंज करता है, किसकी करेक्टरिस्टिक्स में चेंज करता है, और ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे यदि आपसे वाटर पोल्यूशन पूछा जाए तो उसमें भी क्या बोल सकते हो, any undesirable change in the physical chemical and biological property of water is called water pollution. Any undesirable change in the फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन है सभी, यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछे तो ऐसे डेफिनेशन बना सकते हो, ऐसे ही लैंड में भी। तो ये तीनों ही टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर देता है क्या, पोल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज का एडिशन जिसकी वजह से वो यूजेबल ना रहे, कोई भी चीज जैसे एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एयर, वाटर और सोइल तीनों चीजें आ जाती हैं इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था एक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन में तो याद ही रखना पड़ेगा आपको कब किया था ये, 1986 में एक्ट है वो लॉन्च किया था, ताकि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके। जो फैक्ट्री वगैरह है वो डायरेक्ट पोल्यूशन या फिर जो एयर पार्टिकल्स है वो नेचर में छोड़ रहा है या फिर एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, तो उनको कुछ ऐसी कंडीशन दी गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए सुधार करने के लिए बोला गया ताकि कम से कम जो स्मोक पार्टिकल्स हैं या फिर गैस हैं वो एनवायरनमेंट में छोड़ी जाएं। उसके बाद नेक्स्ट, Which one of the following is most efficient device to eliminate particulate matter? जो स्मोक वगैरह होता है, अनबरंट पार्टिकल भी जिसको बोलते हैं, अनबरंट कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन मीन्स फ्यूल पार्टिकल्स जब ढंग से नहीं बर्न होते हैं ना, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। तो कौन सी डिवाइस के लिए जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन, मतलब जो इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ती है ना उनमें कौन सी टाइप की डिवाइस है वो यूज की जाती है ताकि कम से कम जो प्रेस जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल है वो एनवायरनमेंट में या फिर स्मोक पार्टिकल जाएं, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा आइडिया भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, आयंस या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से क्या है जो पार्टिकल्स हैं स्मोक पार्टिकल उनको चार्ज किया जाता है पहले, तो उसके बाद उनको फिर अपोजिट जो टर्मिनल के ऊपर चिपका के उनको रिमूव कर दिया जाता है एयर में से, और फिर वो जो भी एयर है उसको हम एनवायरनमेंट में इजीली छोड़ सकते हैं। उसके बाद द स्क्रबर इज यूज्ड मेनली टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। स्क्रबर क्या है, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं, और कौन सी गैस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाना है, वो क्या, अब CO2 है ये एनवायरनमेंट में वैसे हम भी छोड़ते हैं, इसके लिए तो स्क्रबर लगाने की जरूरत नहीं है। O2, N2, CO, CO2 ये तो नॉर्मल गैसेज है एनवायरनमेंट में। सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेंट का काम करती है वो हमारी कैसी गैस है, SO2 है। और SO2 की वजह से क्या हो सकता है, एसिड रेन देखने को मिल सकती है, और एसिड रेन के काफ़ी जो हार्मफुल इफेक्ट हैं एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर
जो भी स्मारक हैं उनके ऊपर भी एसिड रेन का काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो SO2 वगैरह NO2, या खासकर इसमें तो SO2 का ही आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी गैस के लिए रिमूव करने के लिए इनको यूज किया जाता है। विच ऑफ द टू एक्सपेंसिव मेटल्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, ये कोई भी जो गैसेज वगैरह कुछ ऐसे पार्टिकल्स बच जाते हैं जो टोटली बर्न नहीं होते, तो उनको अच्छे से बर्न किया जाता है। तो वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर है ना, उस बर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर सके। तो इसमें क्या यूज किए जाते हैं, ताकि जो रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस की जो एमिशन है, रिमूवल है, मतलब जो बाहर निकलती हैं ऑटोमोबाइल से, उनको कम किया जाता है इससे। तो कौन कौन से एक्सपेंसिव मेटल्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये आ जाती हैं आपकी प्लेटिनम, पैलिडियम और रोडियम मेटल्स, ये यूज की जाती हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर में। इनका काम क्या होता है, ये प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, मतलब हमारे जो भी गैसेज हैं ना उनका कंप्लीट कंबस्शन करके, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से ही हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, बड़ी ही हार्मफुल गैस है, लेकिन CO2 है इतनी ज्यादा हार्मफुल गैस नहीं है। वो बात अलग है कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये 3 मेटल्स याद रखनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रो, तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल भी बोल सकते हैं हम इनको थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर हमने पढ़ा था, कैटालिटिक कन्वर्टर हमने पढ़ा है। तो ऐसे कुछ जो मेथड्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये हम ज़्यादातर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन में ही आती हैं चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट अब आ गया आपका नॉइज पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ साउंड मे बी या मे डैमेज ईयर ड्रम एंड कैन इम्पेयर द हियरिंग एबिलिटी परमानेंटली। इनमें से आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी एक लेवल है साउंड का, साउंड की जो भी एक हम बोल सकते हैं अमाउंट है, या फिर जो उसकी तीव्रता है वो किससे मापती है, हम डेसिबल से मापते हैं। तो कौन सी ऐसा हमारी अमाउंट है साउंड की जो कि हमारे ईयर ड्रम्स के लिए क्या है, डैमेज कर सकती है उसको, और इसके अलावा हमारे जो हियरिंग एबिलिटी है उसको इम्पेयर का मतलब है बिल्कुल नुकसान कर सकती है, सुनना बंद हो सकता है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 150 डेसिबल जो अमाउंट होती है साउंड की, ये बड़ी हार्मफुल होती है। ठीक है, इसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस है ना वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी बाय डोमेस्टिक सीवेज, घर से निकलने वाला जो भी गंदा पानी होता है उसके लिए यूज करते हैं डोमेस्टिक सीवेज, मेक द वाटर अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज। तो ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कितना, केवल 0.1%। ये तो दिया हुआ है अपनी बुक के अंदर भी एनसीईआरटी में एक लाइन में कि 0.1%, एक इतनी कम अमाउंट भी यदि हम वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं उसकी वजह से वो वाटर है ना अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए, वो प्रॉब्लमेटिक या फिर बीमारी वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा कोज कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो ऑर्गेनिक मैटर कितना है किसी भी सीवेज में, उसको किससे मापा जाता है, उससे मापते हैं हम उसकी ऑक्सीजन डिमांड से। तो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी पोल्यूशन होता है ना ज्यादातर अमाउंट में वाटर बॉडीज में, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ऑर्गेनिक अमाउंट कितना है, वेस्टेज है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो भी अदर ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उसकी वजह से ही वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है। और इसी को क्या किया जाता है फिर, बैक्टीरिया है जो एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन का यूज करके इसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और कितनी ऑक्सीजन वो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ज्यादा वाटर पोल्यूटेड है ना, उस केस में BOD की वैल्यू है ना वो ज्यादा मिलेगी, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है वो यूज करेंगे, और वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो जो वाटर में डिजोल्ड है, और अदर एक्वेटिक एनिमल जो फिशेज वगैरह है उनके लिए वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो सिंपली जितना ज्यादा BOD होता है या फिर ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होती है, उतना ही ज्यादा वाटर है वो पोल्यूटेड माना जाता है, या फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होती है। तो सिंपली हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय, दो टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादातर वेस्ट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं,
ह्यूमंस के द्वारा पूछा है आपसे, नेचुरल डिजेस्टर ज़्यादातर कुछ फॉरेस्ट फायर वगैरह है, वोल्केनो इरप्शन है, उनकी वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उसकी वजह से नेचर या फिर नेचर अपने आप पैदा करती है। तो आज के टाइम सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है? ह्यूमंस। इन्हीं क्या है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, बहुत सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़े पैमाने पे यूज कर रहा है, क्योंकि अदर एनिमल कोई है ही नहीं है जो कि अपने लालच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। तो ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, मैक्सिमम अमाउंट में ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा कुछ नेचुरल डिजास्टर भी हैं, जैसे कि वोल्केनो एरप्शन वगैरह है, फॉरेस्ट फायर से भी ज़्यादातर CO2 वगैरह वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा श्रेय ह्यूमन को ही जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में क्या होता है, ये आपसे पूछा है, कौन सी ऐसी गैस है? ये तो आप चाहे LPG हो, चाहे CNG हो, चाहे हमारी बायोगैस हो, सबसे उनके अंदर जो फ्लेमेबल सब्सटेंस का काम करती है ना, वो हमारी मीथेन होती है, CH4 होती है। CH4 ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है और इजिली फ्लेमेबल है, और LPG के अंदर भी इसकी अच्छी अमाउंट होती है। गोबर गैस है जो हमारी हम बोल सकते हैं बायोगैस, उसके अंदर भी CH4, CNG के अंदर भी यही होती है। इसके अलावा इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इनमें से नहीं आता। मीथेन को आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड मोस्ट प्रोब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सी है? वीड मतलब प्रकार का घास, खरपतवार जिसको बोले। कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली वीड है? यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं और बुक में एक के बारे में अच्छा खासा डिटेल दिया हुआ है, इकोर्निया। ये क्या है आपका? वाटर आई कंथ भी इसको बोला जाता है, वाटर आई कंथ। ये क्या है? एक प्रकार का एक्वेटिक वीड है जो वाटर बॉडीज में जब पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी ये ग्रो करता है, जिसकी वजह से एक हमने पढ़ा भी है, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल के अंदर सबसे पहले इसका टेरर देखने को मिला था। टेरर मीन्स इसका आतंक इतना ज़्यादा फैल गया था वाटर बॉडीज में, क्योंकि जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, इसकी अच्छी बात होती है वैसे पोल्यूशन को खत्म कर देता है, लेकिन वाटर बॉडीज है जो भी, उसको भी खत्म कर देगा साथ में। पानी नाम की चीज वहां पे मिलेगी नहीं आपको, यूट्रोफिकेशन भी कोज कर देता है ये, जिसकी वजह से वहां पे वाटर बॉडीज खत्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक आपका बन जाता है। इसके अलावा एजोला, ट्रापा वगैरह, वोल्फिया वगैरह, ये तो एक प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो मेनली प्रॉब्लमेटिक में इकोर्निया है वो आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग काज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का सक्सेसिव लेवल्स में, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ना। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, वहां पे DDT की अमाउंट कम होती है, उसके बाद जूप्लैंक्टन में ज़्यादा आ जाती है, उसके बाद इंसेक्ट में ज़्यादा, उसके बाद स्मॉल फिशीज में, और फिर लास्ट में हम जाएंगे फिश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं उनमें अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनमें कौन कौन से आपके जो सब्सटेंस है वो आ जा सकते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस में DDT भी आ जाता है और मरकरी है वो भी आ जाता है। मरकरी की वजह से भी काफ़ी बीमारियां हैं ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं, और अदर एनिमल्स में भी मिलती हैं। तो दोनों ही आपके टॉक्सिक सब्सटेंस बायोमैग्निफिकेशन है उसको कोज कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग स्टेटमेंट? तो इसमें से रोंग स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फियर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फियर में जब ओजोन प्रेजेंट है तो उस वहाँ तो एनिमल्स रहते ही नहीं है ना, बर्ड्स भी उतनी ऊंचाई पे फ्लाई नहीं करती है, और वहाँ पे तो क्या होती है एनिमल्स के लिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि यूवी रेज को बचाती है। तो हालांकि यहीं से हमारा ऑप्शन है रोंग पूछा है ना, तो यहीं से आ जाता है, ये तो यूजफुल होती है। इसके अलावा और देख लेते हैं, ओजोन इन अपर पार्ट इज यूजफुल, ये बात ठीक है। यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश वाटर बॉडीज में मिल सकती है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल फिनोमिना इन इनलैंड वाटर बॉडीज, या फिर कोई भी वाटर बॉडीज में देखने को मिलती है, और खासकर थोड़ा जब पोल्यूशन वगैरह वहाँ पे हो, वहाँ पे भी ये बढ़ जाता है। किसकी वजह से होता है ज़्यादातर यूट्रोफिकेशन? कुछ न्यूट्रिएंट्स यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे एल्गा ज़्यादा ग्रो करती हैं। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था अभी टेरर ऑफ बंगाल में वाटर आइकन था, उसकी भी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है ना, उस न्यूट्रिशन को ज़्यादा मिलेगा तो वो हमने जैसे एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी में या फिर जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ा था, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, यदि रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज की कमी ना हो ना, तो किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है, वाटर रिसोर्सेज अच्छे खासे मिलेंगे तो यूट्रोफिकेशन वहाँ पे अच्छे से देखने को मिलता है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इन एन एरिया वेयर डीडीटी had been used extensively the population of birds declined significantly because, तो इसमें आपसे डीडीटी का एक प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट से रिलेटेड पूछा हुआ है कि वहाँ पे बर्ड्स का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कम होगी, क्यों होगी? ये रीज़न है, मैनी ऑफ द बर्ड एग्स लेड, काफ़ी क्या है, जो पक्षी हैं वो तो अंडे नॉर्मली देते ही हैं, लेकिन जो अंडे हैं वो हैच नहीं होंगे। हैच मतलब वो जो एक ड्यूरेशन होता है जिसमें जो इम्ब्रियो है वो ग्रो करता है, जैसे हैन के अंदर 21 डेज का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो इम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली एक चिक बन जाता है, उसके बाद जो एग है वो, या फिर हम बोल सकते हैं एग सेल ब्रोक होती है, उसमें से चिका है बाहर निकलता है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन डीडीटी की वजह से क्या होता है, जो एग सेल है ना वो थिन हो जाती है, वो नरम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एग सेल है वो इतनी ज़्यादा नरम होने की वजह से वो एग है ना वैसे ही टूट जाता है, हैचिंग प्रोसेस प्रॉपरली हो नहीं पाती है। हालांकि मेन रीजन यही है डीडीटी का, आपसे पूछा जाए सिंपली, वो अंडे तो देती हैं बर्ड्स, लेकिन वो अंडों की हैचिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसमें स्टॉप लेड ऐसा कुछ नहीं है, अर्थवॉर्म्स एरिया में इरेडिकेट हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। अर्थवॉर्म के पास तो हम देखते हैं ना जो ज़्यादातर बायोमैग्निफिकेशन है वो ट्रॉपिक लेवल्स में किस तरीके से टॉप पे लेवल पे काम करती है। जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनके अंदर हम देखते हैं डीडीटी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड हो जाती है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट, लाइकन्स इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है ना, लाइकन्स को बड़ा अच्छा माना जाता है। लाइकन्स क्या है, एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंजाई के बीच में, और इनको पोल्यूशन इंडिकेटर का भी एक बोल सकते हैं काम करते हैं ये। यदि किसी जगह पे SO2 पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ पे ग्रो होना बंद हो जाएंगे, ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो एसो क्या, किसकी वजह से ये इंडिकेट करते हैं, यही आपसे पूछा हुआ है। सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई तो होता ही है, SO2 की वजह से थोड़े होता है, लेकिन ये एसोसिएशन ये तो नॉर्मली होता है इनके अंदर। ग्रो फास्टर देन अदर्स, ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता। आर सेंसिटिव टू द SO2, मतलब SO2 किसी एरिया में बढ़ेगा ना, सबसे पहले इफेक्ट है ना लाइकन्स के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। यदि आप किसी एरिया में या फिर पास के एरिया में लाइकन्स देख पा रहे हो, ये लकड़ियों वगैरह पे लग जाते हैं, अलग सा होता है फंगस से थोड़ा। और यदि कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो, साल 2 साल या 10 साल बाद लाइकन्स वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में SO2 गैस है वो आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या है, इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़े से SO2 की कंसनट्रेशन बढ़े नहीं, इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। फ्लोरिश इन SO2 रिच एनवायरनमेंट, फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, ऐसा नहीं होता कि ये फलते फूलते हैं उस एनवायरनमेंट में, सिंपली इनकी डेथ है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने जो फर्स्ट लेसन या फर्स्ट क्लास है वो इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। इसी के बाद 2 क्लासेज और बची हैं, और अब तक यदि हम कैलकुलेशन करें MCQ क्वेश्चंस की, तो लगभग हम 700 क्वेश्चंस हमारी टोटल NCERT बायोलॉजी बुक से कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे ही ये सेशन आपका कंप्लीट होएगा, सीरीज कंप्लीट होएगी, तो वहाँ तक आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो लगभग हम 720 या 720 तक MCQ क्वेश्चन है वो कर चुके होंगे। तो ये इस तरीके से आपको जो सेशन करवाए हैं इनका काफ़ी MCQ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम, नीट में, CUT और जेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल आपके होने वाले हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। काफ़ी सारी MCQ सीरीज या फिर पार्टिकुलर सीरीज आपको इस चैनल पे टाइमिंगली प्रोवाइड की जाएंगी, और सेशन इंटरेस्टिंग लगते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।